नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 14 जेपीएससी में आप सभी को पता है मिसलेनियस सेक्शन में अर्बनाइजेशन और रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, जेएसएससी में आपको इकोनॉमिक्स में अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण चैप्टर पढ़ना है। देखिए, कह लिया जाए अर्बनाइजेशन एक चैप्टर नहीं है, इसमें एक चैप्टर और आपका इंक्लूडिंग होता है, जो होता है वो होता है आपका माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन जिसको हिंदी में आप कहते हैं प्रवासन। और आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए आप अगर पीसीएस स्टैंडर्ड जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक शब्द माइग्रेशन हो गया, ठीक है, और दूसरा शब्द आपका इमिग्रेशन, इसके बीच जो डिफरेंस बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो ये मीनिंग क्या आपको पता है, माइग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन क्या है, देन फिर नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन में हम लोग एंट्री करते हैं। तो इसी चीज के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन हाँ चीजों को समझना होगा। अगर एक बार अगर आप समझ लिए तो यहां से डेफिनेटली एक सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे। देखिए, जेपीएससी का ट्रेंड रहा, एक सवाल तो रहेगा ही। अदर एग्जामिनेशन रेलवे एसएससी, एनटीपीसी जैसे एसएससी में, बिहार एसएससी, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे भी आपको जो चीजें हैं नोट्स के फॉर्मेट में हर एक चीज को बहुत शानदार वे में सेंसेस को जोड़ करके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी मैं आपको सारी चीजें दिखाते चलूंगा। देखिए, महानगर का कंसेप्ट क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, पूरा कैटेगराइज मैंने कर रखा है। अर्बन, उसके बाद मेगा सिटीज, फिर जो क्लासिफिकेशन टाउन की जाती है वो सारे बेस्ड हमने बताया है। फिर एंशिएंट हिस्ट्री को जोड़ करके जो पहला, क्योंकि जो आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा भाई, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है, वो कैसी व्यवस्था था, ग्रामीण सभ्यता थी या फिर शहरीकरण। तो पहला अगर पूछ लिया जाए कि प्राचीन इतिहास में पहली जो नगरीय व्यवस्था देखने को मिला वो हमें कहा, तो देखिए ये चैप्टर से आपका सवाल बन गया है नगरीकरण। ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, मैंने आपके लिए एमसीक्यू पीवाईक्यू भी लाया है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं ये, ठीक है। तो आपको नगरीकरण आपको समझ में नहीं आएगा, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपको लगेगा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन मिसलेनियस का क्वेश्चन हो जाएगा। आपको लगेगा हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन पूछ लिया गया, 15 ही, तो भाई वो 16 क्वेश्चन जो आप दिख रहा है ना, वो अर्बनाइजेशन को बस हिस्ट्री से जोड़ लिया गया कि पहला नगरीकरण या दूसरा नगरीकरण प्राचीन इतिहास में जो आपको देखने को मिलता है किस समय या किस टाइम पीरियड या कौन सी सभ्यता। तो पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद ग्रामीण सभ्यता आप देखते हैं वैदिक सभ्यता को, फिर उसके बाद नगरीकरण आप देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल जिसमें आप मगध का उत्कर्ष के बारे में हमने पूरा चीजों देखा है, हर्यक वंश, शिशु नाग वंश, नंद वंश, फिर बौद्ध, और उसके बाद जैन धर्म, और उसके बाद फिर मौर्य, मौर्योत्तर, और उसी में आपने अशोक का पूरा आपने जीवन को देखा, फिर गुप्त, गुप्तोत्तर के बाद एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होता है। तो खैर वो आपको मैंने जैसे बताया है कि 15 क्वेश्चन जो आपका हिस्ट्री से आने वाला जितना मैंने करा दिया है, ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन जो आने वाले जो मैंने करा दिया भाई, कहीं से नहीं जाएगा बाहर, बस जितना मैं दे रहा हूं। और ये कंटेंट भाई मेहनत खुद से चीजें बनाई गई है। और मैं खूबसूरती दिखा दूं, जैसे कि नगरीकरण को आपको सेंसस से जोड़ करके भी पढ़ना है, तो आप कहां कहां खोजिएगा। देखिए मैंने चीजों को कितने शानदार वे में, अकॉर्डिंग टू 2011 जो जनगणना अभी तो लेटेस्ट 2021 में होने वाली थी, कोरोना के कारण अभी तक नहीं हो पाई है, जो लेटेस्ट 2026-27 में देखने को मिलेगा, वो सारा पॉइंट जनगणना से जो नगरीकरण से पूछेगा, कौन से स्टेट में अधिक नगरीकरण, ग्रामीण, ये सारी चीजों को मैंने एक जगह कर दिया है। इसके अलावे मैं आपको और भी चीजों को दिखाऊं जो सबसे अच्छी, हाँ सरकार के तरफ से ये थोड़ी सी क्लैरिटी अगर नहीं दिख पा रही होगी तो पीडीएफ आपको क्लियर दिखेगा। जो स्कीम चलाई गई है वो 3 स्कीम से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, नोट्स में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर के फॉर्म में मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इतने जो है क्वेश्चन आपके नगरीकरण से, ये पॉइंट जितने हैं आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ मैंने रख दिए। तो ये तो खैर नोट्स की बातें हो गई, लेकिन नोट्स पे हमें उतना भी ध्यान नहीं देना, मेन क्लासेस है, ये वीडियो लेक्चर है, तो इसमें पूरा कंसेप्ट हम अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, यूट्यूब पर भी जा रहा होगा ये वीडियो, होप सो, तो आप देख करके फायदा उठा सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह आपको मैंने बताया है, पेपर 1 कंप्लीट मिल जाएगा, पेपर 2 में सीएनटी झारखंड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मिल पाएगा। अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी भाई कोर्सेज वगैरह एप्लीकेशन में वीडियो और नोट्स दोनों अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और जिनकी तैयारी हो रखी है भाई, मैं कुछ सवाल आपके लिए लाया हूँ, बनाते चलिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं फटाफट पहला सवाल, ये दूसरा सवाल हो गया, ये तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल, 6-7 सवाल में आपका पूरा अर्बनाइजेशन मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। इतने ही आप बताइए कितने सही कर पाए, जिनकी तैयारी हो गया। जिनकी तैयारी नहीं है इस वीडियो को देख लीजिए, नोट्स को पढ़ लीजिए, एक एक सवाल आपके बन रहे होंगे। चलिए
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, चलिए स्पेस लेकर के यहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए हम लोगों को पढ़ना है भाई अर्बनाइजेशन चैप्टर, ठीक है ना। तो अर्बनाइजेशन चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक जो टर्म आपका है वो आपको समझना होगा माइग्रेशन के बारे में, ठीक है। माइग्रेशन को हिंदी में एज इट इज हम लोग बोलते हैं प्रवासन। क्या होता है इसको समझिए। एक हो गया प्रवासन यानी कि माइग्रेशन, और एक हो गया आपका इमिग्रेशन, ठीक है। एक हो गया आपका इमिग्रेशन, क्लियर है मेरे भाई। इमिग्रेशन इसको हिंदी में कहेंगे आव्रजन। एग्जामिनेशन डेट की बात की जाए तो देखिए एज रिलैक्सेशन के चांसेस है, सदन में भी बातें उठी है। तो 8 मार्च को, अभी कोई ऑफिशियली तो नहीं है आपके पास कि एज रिलैक्सेशन होगा ही, बट सदन में जब बातें आई है, न्यूज़पेपर के कटिंग में भी आपने देखा, मैंने भी वीडियो बनाया था, तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो श्योर शॉर्ट है कि आपका 15 मार्च जैसे ही आपने देखा है पेपर में एग्जामिनेशन डेट, तो 15 मार्च से भी आगे जा सकता है एग्जामिनेशन। बट देखिए एक चीज़ को अभी ध्यान रखिए, 8 मार्च को टारगेट रखिए जिन्होंने फॉर्म को फिलअप कर लिया। अब जिनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। इसको भी साइड रखते हैं, आगे चलते हैं, हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। माइग्रेशन और इमिग्रेशन आवर्जन के ऊपर हम लोग चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखिए बहुत स्लाइटली डिफरेंस है दो चीज़ों को, समझिएगा। जैसे कि ये भारत है भाई, ठीक है, चलिए, और ये हो गया आपका अमेरिका, चलिए। तो आप क्या हुए, ठीक है ना, आप इंडिया से यूएसए क्या कर गए, माइग्रेट कर गए। यानी क्या समझ में आया कि आप एक जगह से दूसरे जगह क्या हो गए भाई, चले जाते हैं, तो इसको आप कहते हैं माइग्रेशन, ठीक है। लेकिन ये जो आप थे, जो आप अमेरिका गए, अब ये आपके पास जो सिटीजनशिप है, नागरिकता कहाँ की है, भारत की है। तो भारत के तो आप नागरिक है, लेकिन कुछ समय के लिए आप अमेरिका चले गए हैं, तो कुछ समय के लिए आप वहां पे निवास कर गए हैं, तो इसे कहते हैं इमिग्रेंट, ठीक है, यानी इमिग्रेशन, ये इसी को हम लोग कहते हैं। माइग्रेशन और इमिग्रेशन का स्लाइटली डिफरेंस समझ में आया, एक स्थान से दूसरे स्थान। अब वो रीजन बहुत सारे हैं, वो रीजन मैं बताऊंगा, पुश और पुल, यानी आकर्षक और खिंचाव जो कारक है। और वो देखिए दो चीज मैंने अभी जो आपको बताया, पुश एंड पुल जो फैक्टर है, इसको नोट्स में लिखा नहीं जा सकता भाई, इसको समझा जा सकता है। आयोग यहीं से सवाल बनाएगा, यहीं से सवाल आपके बनेंगे, अर्बनाइजेशन को भी जोड़ करके और माइग्रेशन को भी जोड़ करके। तो आप कितना भी नोट्स में पढ़ लीजिए, कितना भी किताबों में पढ़ लीजिए इस फैक्टर को, वो फैक्टर एग्जामिनेशन में रहेगा नहीं। आयोग बहुत अलग तरीके, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, आप पुश और पुल फैक्टर को समझे है कि नहीं वो चेक कर लेगा। इसलिए इसको नोट्स में लिखने की चीजें नहीं है, वो तो आपको नोट्स में मिलेगा भी नहीं, पुश और पुल फैक्टर समझने वाली चीजें, इसलिए समझिए इसको। तो माइग्रेशन का मतलब क्या है, अगर शब्दों में अगर आप लिखना चाहें तो मैंने तो ठेठ भाषा में समझा दिया भाई। आप जो है इंडिया से अमेरिका चल गया किसी भी कारणवश से, आपको अमेरिका का जो रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा लगा, वहाँ की क्लाइमेट बहुत अच्छी लगी, या यहाँ पे रोजगार के बहुत सारे अवसर है, भारत में आपको बहुत ज्यादा बेरोजगारी मिल रही है, बहुत ज्यादा गरीबी है, यहाँ पे पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, अस्थिरता है, यहाँ पे पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्थिरता है। इस कारण आप क्या हुए, कुछ समय के लिए भारत के नागरिक है, आप नेशनलिज्म, आपका नेशनलिटी क्या है, भारतीय है, आप राष्ट्रीयता आपकी भारतीय है, बट आप कुछ समय के लिए, ठीक है ना, न्यूनतम अवधि के लिए आप क्या हुए भाई, अमेरिका शिफ्ट कर गए, तो आप ये कहलाया माइग्रेशन, ठीक है। और ये आप जो एक जगह से दूसरी जगह चल गए वो क्या कहला गया भाई, वो माइग्रेशन कहलाया, ठीक है। लेकिन आप कुछ समय के लिए यहाँ पे क्या हुए भाई, यहाँ के निवासी हुए, लेकिन यहाँ का आप नागरिक नहीं हुए, समझ में आया अमेरिका के, फिर आप क्या होंगे, वापस रिटर्न बैक हो जाएंगे इंडिया। तो इमिग्रेंट और माइग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर है। माइग्रेशन क्या कहेंगे, किसको कहेंगे माइग्रेशन, मतलब इसका मतलब यह है कि अपने सामान्य निवास स्थान से, यानी कि भारत से हट करके आप किसी नए निवास स्थान अमेरिका में, ठीक है, चाहे अमेरिका हो सकता है, या फिर आप भारत के अंदर, जैसे कि आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप यूपी से माइग्रेट कर गए झारखंड में, या झारखंड से माइग्रेट कर गए यूपी से, ठीक है। लेकिन ये अब इंडिया के अंदर आपका माइग्रेशन हो रहा, समझिए। और ये आप अपने भारत की सीमा से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका माइग्रेशन हो रहा। तो इसका दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है समझिएगा, अब इसको, इसके बीच के डिफरेंस को समझिए, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बनेगा आपका। आप क्या किए, इंडिया से आप चले गए अमेरिका, यूएसए, तो ये एक माइग्रेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, माइग्रेशन 1। और आप क्या किए, यूपी से झारखंड आ गए, या झारखंड से यूपी आ गए, या यूपी से आप झारखंड चले गए, ये एक केस हो गया, ये आपका एक माइग्रेशन नंबर 2 हुआ। इस केस में आपका क्या हुआ,
इंडिया से आप अमेरिका चले गए तो भाई आपके जानने के कारण यहाँ की जो जनसंख्या है यानी कि जो पॉपुलेशन है इसमें इंपैक्ट पड़ेगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, दो में से एक चीजें होगी। अगर अमेरिका से कोई इंडिया में आ जाएगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, इंडिया से अमेरिका में चले जाइएगा तो भाई जनसंख्या घटेगी। लेकिन आप यूपी से झारखंड गए या झारखंड से यूपी आए तो क्या भारत की जनसंख्या में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप है तो भारत के सीमा के अंदर ही। तो ये भी माइग्रेशन है, ये भी माइग्रेशन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन। दो प्रकार के माइग्रेशन है, ठीक है, प्रवासन है, एक बाह्य प्रवासन और एक है ये आपका आंतरिक प्रवासन यानी इंटरनल प्रवासन। तो क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन या माइग्रेशन जिसका प्रभाव जनसंख्या में पड़ता है? तो इंटरनल का या एक्सटर्नल का, या किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इंटरनल का या एक्सटर्नल का? तो अगर आपने इंटरनल माइग्रेशन किया है यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में भारत की सीमा के अंदर आपने माइग्रेट किया है तो कोई भी जनसंख्या में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप यानी कि अंतरराष्ट्रीय कोई विदेश में आपने क्या किया है, ट्रैवल किया है कुछ समय के लिए, रोजगार करने के लिए, या आप वहां पे जॉब कर रहे हैं, इस कारण आपने क्या किया है भाई, अपने माइग्रेंट क्या है, इस कारण क्या होगा, जनसंख्या पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक्सटर्नली अगर माइग्रेशन हुआ है, बाह्य आपका प्रवासन हुआ है तो जनसंख्या में इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है तो जनसंख्या पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। पहले एकदम शानदार वे में चीजों को मैंने करवाया है भाई, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रवास में कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है? यानी कि कौन सा माइग्रेशन भाई, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनेशनल माइग्रेशन, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा माइग्रेशन है बताइए जो आपके जनसंख्या की जो आकार है, यानी आकार कहने का मतलब क्या, जो जनसंख्या यानी कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगा या घटेगा, किस प्रवासन पे? या लेकिन यहां पे आपको क्या बोला गया, जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता, यानी कि जनसंख्या पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, किस माइग्रेशन से? तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आप यूपी से झारखंड, झारखंड से यूपी आए, इससे जनसंख्या पे, उस देश की जनसंख्या पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि बाहरी आवास प्रवास या फिर आंतरिक प्रवास से। तो आंतरिक प्रवास से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। चलिए समझ में आ गया इसका आंसर। तो देख रहे हैं ना सवाल कैसा पूछा जाएगा, ये भी आप क्लियर करते चलिए। चलिए भाई, ये एक सवाल था आपका यहाँ पे। चलिए ठीक है। अब एक तो आपका माइग्रेशन समझ में आया। इमिग्रेशन का मतलब मैंने क्या बताया सर, कि आव्रजन जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब यह है कि लोगों को किसी ऐसे गंतव्य देश में, ठीक है ना, गंतव्य देश में, दूसरे देश में आप चले गए हैं, ठीक है, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में आप चले गए हैं, वहां क्या किए हैं, कुछ अस्थाई वहां के निवासी आप बन गए हैं, ठीक है ना, अस्थाई निवासी के रूप में बसने के लिए आप चले जाते हैं, जहां पे आप वहां के मतलब कि वहां के सामान्य आप निवासी नहीं है, कुछ समय के लिए आप इमिग्रेंट होते हैं, ठीक है ना, कुछ समय के लिए आप वहां पे निवास करते हैं, लेकिन आपकी नेशनलिटी होती क्या है, भारतीय होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप झारखंड में अंदर ही इंटरनली प्रवासन की अगर हम लोग बात कर ले, जैसे कि आप झारखंड से यूपी आ गए भाई, तो ये माइग्रेशन तो हुआ, बिल्कुल हुआ, इस माइग्रेशन से जनसंख्या में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन ये जो आप इमिग्रेंट अब हो गए, यानी यहाँ के जो निवासी बने हैं, लेकिन यहाँ के अस्थाई निवासी आप नहीं कहलाएंगे, आप यहाँ का लोकल रेसिडेंस नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना, यहाँ का आवासी आपका नहीं बनेगा, बनेगा आपका झारखंड का, क्योंकि आप थे यहाँ के। उसी प्रकार आप इंडिया से अमेरिका गए, आप इमिग्रेंट तो यहाँ के हो गए कुछ समय के लिए, लेकिन आप इसकी नेशनलिटी को नहीं गेन कर पाएंगे, आप होंगे भारतीय। समझ में आ गया? एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, माइग्रेशन, वहां के निवासी बन जाना, कुछ समय के लिए इमिग्रेंट। क्लियर हो गया? चलिए भाई, तो पहले ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, माइग्रेशन इमिग्रेशन, बिल्कुल। अब इस चीज को भी एक क्लियर करिए, क्या क्लियर करना है कि ये जो माइग्रेशन जो आप देख रहे हैं या इमिग्रेशन जो देख रहे हैं, यानी कि एक देश से या एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोग जा रहे हैं, इसके पीछे क्या होंगे भाई, कुछ तो कारण होंगे ही होंगे, है ना। यानी जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फैक्टर को मैं समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन मैंने समझा दिया माइग्रेशन के किस बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा, यानी कि जो माइग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, माइग्रेशन के कारण क्या है इसको आपको मैं समझाना चाहता हूँ, यानी माइग्रेशन के फैक्टर को समझाना चाहता हूँ, यानी कि लोग क्यों शिफ्ट होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो जो फैक्टर है, इस दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, ठीक है भाई, दो प्रकार के फैक्टर होते हैं। एक होता है आपका पुश फैक्टर, ठीक है, पुश यानी कि दबाव, या आपको एग्जाम में खिंचाव भी मिलेगा, ठीक है, खिंचाव कारक हो सकता है वो आपका, ठीक है, पुश फैक्टर
यानी कि कारक, और एक कारक है आपका, उस कारक को आप क्या कहेंगे, वो होगा आपका पुल फैक्टर। पुल फैक्टर को कहते हैं हम लोग आकर्षक कारक। कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए मैं जो तरीके से याद रखा हूं वैसे ही। देखिए यहां आ रहा है पुल, पुल मतलब स्विमिंग पूल। पुल देख, स्विमिंग पूल देखते ही आप आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बस ये आकर्षक कारक ऐसे याद रखिएगा। हमने बताया कि जो माइग्रेशन हो रहा है ना, ये माइग्रेशन के क्या कारक है भाई, तो इसके दो कारक है। एक होता है पुश कारक यानी कि दबाव खिंचाव के कारण, और एक आकर्षक कारक। इसका अर्थ समझिए, हिंदी में सारी चीजें छुपी हो भाई। पुश यानी कि दबाव, यानी आप कोई दबाव है आपके ऊपर जिस कारण आप इंडिया से, ठीक है, कहाँ चले गए, यूएसए चले गए। लेकिन यहाँ पे किसी चीज के आकर्षक के आकर्षण हुए हैं, आप यहाँ पे कोई चीज आपको आकर्षित कर रहा है जिसके कारण आप इंडिया से यूएसए चले गए। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, जो भारत में जो है ना भाई, भारत में इतनी अधिक बेरोजगारी है, इस दबाव के कारण यूएसए में इतने यहाँ पे रोजगार के अवसर है जिसके कारण ये आप यहाँ चले गए। तो आपको बोलेगा बेरोजगारी जो कारक है वो कैसा कारक है प्रवासन का यानी माइग्रेशन का, बताइए, पुश या फिर पुल। तो आप क्या बताएंगे भाई, बेरोजगारी बताइए क्या है, ये आप दबाव के कारण नहीं जा रहे हैं अमेरिका, वहां पे रोजगार का अवसर है, नहीं, वो पुश फैक्टर। आकर्षण, अब जैसे कि देखिए इंडिया से आप अमेरिका चले गए, लेकिन ये कारक है आकर्षक कारक। वो कौन सा कारक, जैसे कि वहां पे जो अगर बोला जाए कि जो सैलरी है काफी हाई सैलरी मिलती है, यानी हाई सैलरी, तो ये आपको अट्रैक्ट कर रही है। हाई सैलरी क्या कर रही है भाई, अट्रैक्ट कर रही है। हाई सैलरी क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। भारत में गरीबी काफी अधिक है, तो ये दबाव है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है, यहाँ पे रोजगार के अवसर है, ये आपको अट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये दबाव है आपके ऊपर। भारत में बहुत सारे युद्ध वार जैसे सिचुएशन बनती रहती है, ये आपके ऊपर दबाव है जो आप भारत से आप अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, कोई भी देश शिफ्ट हो रहे हैं। एक जस्ट एग्जांपल लिया अमेरिका। भारत में राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा है, इस कारण आप अमेरिका में शिफ्ट हो जा रहे हैं। भारत के जो टैक्सेशन सिस्टम जो है वो बहुत पेचीदा सिस्टम है, इस कारण आप दूसरे देश में शिफ्ट हो जा रहे हैं। या फिर कह लिया जाए भारत में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है बहुत कम है, नेचुरल रिसोर्सेस बहुत, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इस दबाव के कारण आप अमेरिका चले आ जा रहे हैं। लेकिन आकर्षण आपको क्या कर रहा है कि जो अमेरिका में रिसर्च करने की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी है, रिसर्च की अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक है, यह आकर्षक कारक है। तो आकर्षक कारक अब आपको समझ में आया, ये याद करने वाले फैक्टर नहीं है, ये आपको सेंस ऑफ ह्यूमर आपको डेवलप करना होगा कि आप दबाव के कारण आप माइग्रेट कर रहे हैं या आकर्षण के कारण आप माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी प्रवासन आपका माइग्रेशन के पुश हो रहा है या फिर पुल के कारण, समझ में आया। लेकिन चैप्टर आप बोलेंगे सर आपका चैप्टर तो अर्बनाइजेशन है, बिल्कुल, तो आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि अर्बनाइजेशन का, समझ रहे हैं ना भाई। अच्छा एक चीज और, जो एक्सटर्नल जो मैंने बताया माइग्रेशन, यहाँ पे दो टाइप के, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। एक होता है आपका एक्सटर्नल माइग्रेशन और एक हो गया आपका इंटरनल माइग्रेशन, ठीक है। तो इंटरनल समझ में आ रहा है, भारत या देश के सीमा के अंदर ही, और ये देश की सीमा के बाहर, मैं लिख दे रहा हूं बॉर्डर के बाहर, सीमा के बाहर। तो इसे हम लोग एक और शब्द से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन, यानी कि इंटरनेशनल क्या माइग्रेशन। क्लियर है। अब आइए अर्बनाइजेशन को मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत देखिए मैं इसको बहुत अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप किताब पढ़ते रह जाइएगा, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा। कहानी के फॉर्म में आप उसको बस पढ़ते चले जाइए, लेकिन जो मैं निचोड़ रख रहा हूं, सवाल आपके जो बनेंगे, नगरीकरण कह लीजिए या अर्बनाइजेशन या शहरीकरण, कुछ भी कह लीजिए। अर्बनाइजेशन को अब आप बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं भाई। अर्बनाइजेशन क्या है, शहरीकरण क्या है। शहरीकरण क्या है, जो रूरल जो एरिया है, यानी कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, यानी कि गांव जो क्षेत्र है, यहां से आप क्या कर रहे हैं, माइग्रेंट ही तो कर रहे हैं शहर की ओर, नगर की ओर, शहर की ओर, नगर की ओर, शहर की ओर या नगर की ओर, यानी आप गांव से क्या कर रहे हैं भाई, दिल्ली आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यही तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि गांव से शहर की ओर जब आप आ रहे हैं तो शहर की जो जनसंख्या की जो अनुपात है, यानी कि पॉपुलेशन जो रेशियो है, उसमें क्या है भाई, वृद्धि हो रही है, यही अर्बनाइजेशन है और कुछ नहीं है भाई। यानी शहरीकरण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर जनसंख्या परिवर्तन, यानी जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि, यही अर्बनाइजेशन है। यानी ये हो क्या रहा है, एक प्रकार से माइग्रेशन ही हो रहा है, हो रहा ना भाई। आप गांव से कोई भी, झारखंड के एक छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हैं, गोविंदपुर गांव से, और आप शिफ्ट कर गए हैं रांची सिटी में,
तो ये आपका माइग्रेशन हुआ और यही तो अर्बनाइजेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? इसके भी कारक, दो कारक है, अर्बनाइजेशन के भी दो कारक है। वही दो कारक जो मैंने अभी आपको बताया, एक पुल है यानी स्विमिंग पूल जो आकर्षित करेगी, और जो पुश कारक यानी कि अट्रैक्ट हो, जो आप दबाव के कारण जा रहे हैं। पुल यानी कि आकर्षण कर रहा रांची सिटी का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहां पे एजुकेशन सिस्टम है। अब गांव, अब पुश फैक्टर जैसे कि आप अर्बनाइजेशन जाने के पीछे रीजन ये है कि वहां पे रोजगार के उतने अवसर नहीं है, ठीक है, गांव में वहां पे शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं, तो ये पुश दबाव फैक्टर हो गया। समझ में आया? नगरीकरण। अब नगरीकरण से हो क्या रहा, तो देखिए शहर में, यानी कि जस्ट छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई एक गांव है आपका, अब गांव से राजधानी में आप चले गए हैं रांची में, तो भाई रांची की जो कैपेसिटी है या वहां पे जो बुनियादी ढांचा है, ये वर्ड को याद रखिएगा, जो बुनियादी ढांचा या फिर जो सेवाएं वहां पे मिलेगी आपको, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो सर्विसेज है, अभी यहाँ पर जो 100 लोग पहले रह रहे थे, ठीक है ना, और अब जो लोगों की संख्या हो गई है 1000, तो भाई उतनी बुनियादी ढांचा और सर्विसेज क्या अवेलेबल हो पाएगी शहरी क्षेत्र में? नहीं हो पाएगी। तो शहरीकरण का एक चुनौती है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्योंकि ये आपके सवाल है। शहरीकरण की चुनौती क्या है? वहां की जो बुनियादी, शहर में भाई अब जैसे दिल्ली में ही चले जाइए तो क्या है भाई, पानी की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं, तो उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहां पे मुहैया शहरीकरण हो जाने के कारण, क्योंकि जो विकासशील जो देश है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, स्टेज 2 एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने कल भी बताया था, यूट्यूब पर भी वीडियो आई है। जो विकासशील देश है उसमें क्या है, विकासशील देश कहने का मतलब क्या है भाई, हाई बर्थ रेट और जो डेथ रेट क्या है वो थोड़ा कम हो चुका है ना, कंपैरेटिवली स्टेज 1 से, यानी कि अंडर डेवलप अल्प विकसित देश से। तो ये जो है विकासशील देश भारत भी है, तो भारत जैसे विकासशील देश में क्या है, तीव्र नगरीकरण देखने को मिलेगा। यानी जो विकासशील देश है, ये भी सवाल है, नगरीकरण सबसे अधिक देखने को मिलेगा। कल का डायग्राम याद है ना मेरे भाई? आइए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। कल हमने कौन सा चैप्टर पढ़ाया था आपको? हमने कल आपको चैप्टर पढ़ाया था पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी चैप्टर पढ़ा होगा भाई, शायद अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने बताया था। चलिए कोई भी चैप्टर हो मैं आपको बता देता हूँ, मैं भूल चुका हूँ कौन सा चैप्टर पढ़ाया था। जेपीएससी ह्यूमन राइट्स हो गया है, इधर आ जाइए। चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्त? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा मिल गया सेंसस वाला, ये रहा टॉपिक। कल हम लोग ये देखा था, अगर वो डायग्राम होगा सोशल एंड डेमोग्राफिक वाला, तो यहाँ पे देखिए ये वाला, ये जो था आपका स्टेज 1 था, है ना, ये था आपका स्टेज 2, ये था आपका स्टेज 3। ये यहाँ पे क्या है भाई, शहर है, यहाँ पे गांव प्लस शहर, यहाँ पे क्या है, गांव है। तो तीनों स्टेज से एक देश गुजरती है। मैंने बताया था पहले इंडिया यहाँ रहा होगा स्टेज 1 में, फिर इंडिया अभी यहाँ है, फिर इंडिया यहाँ आ जाएगा। तो आज अमेरिका यहाँ है, तो अमेरिका पहले गाँव है ना, फिर गाँव शहर, यानी कि डेवलप्ड हुआ, डेवलपिंग में आया, फिर डेवलप्ड हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, गाँव से शहर की ओर हो रहा ना भाई यहाँ पे माइग्रेशन। बस यही चीज को मैं बता रहा था। तो आ जाइए खैर अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है अर्बनाइजेशन, कहाँ है भाई अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन हमारा टॉपिक कहाँ है, यहाँ पे। तो हाँ, तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो विकासशील जो देश है, उस विकासशील देश में आपको क्या देखने को मिला है, तीव्र नगरीकरण देखने को मिला है। पूरे शब्दों को ध्यान से सुनते चलिए भाई। तीव्र जो नगरीकरण हो रही है, इसके बीच ऊपर जो समस्या क्या है, मेन बहुत अधिक तेजी से जो नगरीकरण हो रही है उसकी मेन समस्या क्या है, उस शहर में क्या है, उतने अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मुहैया करा पा रहे लोगों को, और ना उतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड हो पा रही है। क्लियर हुआ भाई? अब दूसरा बात ये समझिए कि अर्बनाइजेशन का कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट भी हो रहा। अब शहरीकरण से हो क्या रहा, देखिए शहरीकरण से क्या हो रहा, अब गांव खत्म हो रही है, धीरे धीरे गांव क्या हो रहा, खत्म हो रहा है, क्योंकि जो गांव है अब धीरे धीरे शहर बसते जा रहे। गांव ही एक प्रकार से शहर का रूप ले रहा, कैसे उसको भी मैं समझाऊंगा। तो इससे हो क्या रहा, जो कृषि, जो अब एक चीज को और समझिए, मैं समझाता हूं कि देखिए कृषि कार्य कितना इंपॉर्टेंट है, या अगर देश डेवलप्ड हो रहा है इसका मतलब यह है कि जो कुल जनसंख्या देश की है उसकी आधी आबादी यानी कि 50% से ज्यादा लोग कम से कम कृषि से, गैर कृषि कार्यों में वो क्या होंगे भाई, बिजी रहे, मतलब गैर कृषि कार्य कर रहे हो। आज जो पॉपुलेशन का 30% जो है केवल कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य में क्या है भाई कार्यरत है। 70% जो भारत की जो आबादी है वो कृषि में ही क्या है भाई अभी कार्यरत है। इसलिए अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेज में। हम विकसित देश कब बनेंगे, जब हमारी कुल आबादी का यानी कि 50%, ठीक है ना, 50% आबादी से ज्यादा
अगर गैर कृषि कार्य में हम लोग मतलब कृषि कार्य में नहीं कर रहे होंगे कार्य, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, तब विकसित बनेंगे। लेकिन देखिए कृषि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कृषि होगा नहीं भाई तो खाने के लिए चीजें कहाँ से मिलेगी? आपके देश की तो आबादी बढ़ रही है, अगर देश की आबादी बढ़ रही तो खाना भी तो आपको मिलना चाहिए। अगर खाने की कटौती होगी तो फिर महंगाई उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी सेंसस में यही चीज तो देखा जाता है। मैंने आपको समझाया था पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में कि जनसंख्या को भी कंट्रोल करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप डेवलप्ड स्टेज में पहुंचने वाले हैं, यानी विकसित देश की ओर पहुंच रहे हैं। तो आपकी जो एग्रीकल्चर जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। यानी लोग कृषि कार्य में अब कम कार्य कर रहे हैं, इंडस्ट्री क्षेत्र में चले जा रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप कर रहे हैं। अब लोग कृषि कार्य में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है, जिसके कारण जो कृषि कार्य जो जमीन है अब वो भी घटते चली जा रही है, क्योंकि गांव शहर में बसते चला जा रहा है। जनसंख्या को आपको कंट्रोल करना होगा, तब जाकर के उतना उत्पादन उतने जनसंख्या के लिए भरपूर होगी। समझ पा रहे ना भाई? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत दस्त में जाके चीजों को क्लियर कर दिया हूं आपका। अब आइए इसके एडवर्स इफेक्ट, एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि शहरीकरण से हो क्या रहा है, पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। क्योंकि गांव से अगर शहर बस रहा है तो क्या पेड़ों की कटाई आप कर रहे हैं, तालाब है तो तालाबों को सुखाया जा रहा है, गाड़ियां बहुत अधिक चल रही है शहरों में, जिसके कारण पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन भी है और गैसेस पॉल्यूशन भी है, जंगलों की कटाई हो रही है तो मृदा अपरदन बहुत ज्यादा हो रहा है शहर के बसने से। ये सब कारण आप फैक्टर को याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आ रही है, क्योंकि भाई शहरीकरण अधिक होने के कारण उतने अच्छे अच्छे घर नहीं मिल पा रहे हैं आपको रहने के लिए। सर्विसेज, पानी, बिजली, नालियां, ये सारी चीजें आपको सर्विसेज नहीं मिल पा रही है। जो कृषि भूमि है वो कमी आ रही है। आपको अभी मैंने समझाया कि जो खेती करने योग्य जो भूमि है उसमें कमी आ रही है। जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे हार्म पहुंच रहा है शहरीकरण से। क्योंकि आप जंगलों की कटाई कर दे रहे हैं भाई, तो जंगलों में आपको बहुत प्रकार के बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं देखने को मिलती है। अब वो जंगल ही नहीं रहा तो अब वो प्राणी जीव जंतु ही लुप्त हो रही है, तो बायोडाइवर्सिटी को ये नुकसान हो रहा है। ये सारे इंपैक्ट आपको याद रखना है शहरीकरण के एडवर्स, और भी आप अपने से जोड़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब कुछ मैं डाटा आपको और बता दूं। अच्छा एक चीज और समझिएगा, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में पूछा भी गया था सीडीएस या एनडीए वगैरह में या असिस्टेंट कमांडेंट का क्वेश्चन ये है कि देखिए कोई शहर अगर बन रहा, ठीक है ना, कोई भी क्षेत्र, ठीक है ना, कोई क्षेत्र अगर शहर बन रहा तो इसके 3 कंडीशन होते हैं। अगर वो 3 कंडीशन को फॉलो करता है तो कुछ समय के बाद वो शहरीकरण यानी कि वो शहर के रूप धारण कर सकती है। पहला शर्त क्या है कि कम से कम वहां पे 5,000 लोग रह रहे होंगे, ठीक है ना, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कम से कम 5,000 लोग रह रहे हैं। दूसरा, वहां पे जो जनसंख्या घनत्व है, अब याद करिए जनसंख्या घनत्व कल मैंने आपको समझाया था, जो जनसंख्या घनत्व है कम से कम कितना होना चाहिए, 400, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहने चाहिए, 400 लोग रहने चाहिए। कैसे निकलता है जनसंख्या घनत्व भाई, कुल जनसंख्या बाई कुल क्षेत्रफल, ये कल मैंने बताया था। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए किसी भी क्षेत्र को शहर बनने के लिए, कि वहां का जो 75% जो पुरुष हैं होंगे, ठीक है ना, वो गैर कृषि कार्य कर रहे होंगे। गैर कृषि मतलब नन एग्रीकल्चर आप बोल सकते हैं, उन कार्यों में क्या होंगे, लिप्त होंगे या कार्य कर रहे होंगे, गैर कृषि कार्य करने में कार्य कर रहे होंगे, गैर कृषि कार्य कर रहे हैं। तो कुछ समय के बाद वो क्षेत्र का क्या हो जाएगा, शहरीकरण यानी कि नगरीकरण हो जाएगा। ये तीनों शर्त आपके ऑप्शन में मिलेंगे भाई। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए सरकार का जो जनगणना के में कुछ चीजें को आपको याद रखना है, जो डाटा देखिए 2011 का जो सेंसस रहा उसमें अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात की जाएगी, ठीक है, तो वो कितनी है भाई, 31% है। यानी कि कुल आबादी अगर 140 करोड़ के आसपास है तो मान के चलिए 38 से 40 करोड़ यानी कि 38.3 करोड़ मान के चलिए, इतने लोग क्या है भाई अभी शहर में बसे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो विकसित देश हम कब होंगे, जब हमारा परसेंटेज 50% हो जाएगा, अभी मैंने बताया। इसलिए अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेज में है। सरकार की टारगेट क्या है भाई, 2030 तक सरकार की टारगेट है कि जो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कम से कम कितना हो जाना चाहिए, 40%। और विकसित भारत के लिए 2047 टारगेट ही है, ये आपको याद होना चाहिए सब। अर्बन पॉपुलेशन 50%, तभी तो हम विकसित कहलाएंगे ना भाई, भारत विकसित देश कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब पूरे पॉइंट याद हुआ। अब देखिए कुछ क्वेश्चन पे आ जाइए पहले। अब आइए पहले शहरीकरण का जो परिभाषा है, यहां से क्वेश्चन को देखिए। पहले देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझिएगा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिएगा, तभी बनेगा सवाल, नहीं तो नहीं बनेगा इनके सवाल। ठीक है, जितना मैंने चीजों को बताया अगर आप समझ लिए हैं तो।
बोला गया है कि विकासशील देशों में, ठीक है ना, विकासशील देश समझ में आ रहा है, स्टेज 2 वाला कंडीशन, भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश में ही तीव्र नगरीकरण होगा, गांव से शहर बसने की जो क्रियाएं है वो तीव्र होगी। तीव्र शहरीकरण से जुड़ी जो महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, समस्या क्या है, मैंने यही ना बताया था कि मेन समस्या क्या है, वहां के बुनियादी ढांचा और सेवाएं बहुत अधिक मेन चुनौती बन रही है तीव्र गति से नगरीकरण की। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन अगर देख ले, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। अरे भाई, नगरीकरण होने के कारण तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि नहीं बल्कि कमी आ रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य में वृद्धि, ये भी नहीं आ रही है, ये तो उल्टा जस्ट लिखा हुआ। देखिए, अत्यधिक बोझ वाला बुनियादी ढांचा और सेवाएं, यही इसकी सही है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ओवरबर्डन हो रहा है और सेवाएं नहीं मिल पा रही है। समझ में आ रहा क्वेश्चन? कुछ और क्वेश्चन देख ले। अब देखिए, शहरीकरण का डेफिनेशन, मैंने शहरीकरण का डेफिनेशन क्या बताया कि गांव से शहर की और बस तीव्र गति से बसना ही, और जिसके कारण शहर की जनसंख्या की अनुपात में क्या मिल रही है भाई, वृद्धि मिल रही है। यही है शहरीकरण की परिभाषा, हमने बताया। तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा गया है, पहला ऑप्शन में लिखा गया ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का स्थानांतरण। ये आधा अधूरा परिभाषा है भाई, ये तो माइग्रेशन हुआ, ये प्रवासन हुआ कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में आप चले गए। लेकिन सी ऑप्शन को देखिए, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि हो रहा है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। जो ये लाइन आपको याद रखना है, लोगों के अनुपात में वृद्धि, यानी कि जनसंख्या के अनुपात में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये गांव से शहर में जा रहे हैं, ये तो प्रवासन का डेफिनेशन हो गया। समझ में आया कि नहीं, बताइए। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूसरा, कई कारकों के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता ऑप्शन का। और चौथा ऑप्शन जो है, शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का स्थानांतरण, शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में तो होता भी नहीं है। मतलब क्या है भाई, देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। पांचवा जो क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ पूछ रहा है आपको कि जो विकासशील जो देश है वहां पे बहुत तीव्र गति से नगरीकरण देखने को मिल रहा है। तो उस नगरीकरण तीव्र गति से होने के कारण मेन चुनौती उस देश के लिए, उस विकासशील देश के लिए क्या बनी है। भारत एक विकासशील देश है, तो भारत में बहुत तीव्र गति से नगरीकरण हो रही है। तो भारत के लिए मेन चुनौती क्या है, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। आप सुनते भी होंगे न्यूज वगैरह में, या सरकार के द्वारा बोला भी जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बजट डाला गया है, ये काम किया जा रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो ये मेन चुनौती है कि तीव्र गति से शहरीकरण हो रही है, तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब परिभाषा, तो गांव से शहर की ओर चला जाना, ये तो माइग्रेशन है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग माइग्रेशन इमिग्रेशन के बारे में समझाया, इसी कारण बताया, क्योंकि नगरीकरण की डेफिनेशन तब सही होगी जब आप गांव से शहर की ओर आ रहे हैं, जिसके कारण शहर की क्या हो रही है भाई, जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि हो रहे हैं। आप धनबाद से अगर दिल्ली चले गए तो ये माइग्रेशन हुआ, वहां के निवासी कुछ समय के लिए रहे, इमिग्रेंट कहलाए। लेकिन शहरीकरण क्या हुआ कि आप वहां जा गए जिसके कारण दिल्ली की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि हुई, ये सही एग्जैक्ट डेफिनेशन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश में, समझिएगा क्वेश्चन बहुत शानदार सवाल है ये भी, किसी देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि, तो वही डेफिनेशन आ गया नगरीकरण का, यानी कि शहरीकरण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताइए, देखिए क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं होंगे, अगर अब देखिए आप पढ़ लिए तो आपके लिए आसान लग रहा है, लेकिन अगर नहीं समझे होते तो भाई ये आसान आपके लिए ना हो पाता। अच्छा, एक चीज और भी अभी मेन और क्वेश्चन मेन है जो आपको क्वेश्चन करवाने हैं। पहले हमें यह बताइए, मैं एक चीज रिकॉल करा दूं, माइग्रेशन एक स्थान से दूसरे स्थान में चले गए। अब वो हो सकता है आपका एक्सटर्नल माइग्रेशन, अंतरराष्ट्रीय, यानी कि भारत की सीमा से बाहर दूसरे देश की सीमा में के अंदर चले गए होंगे, तो वो हो गया, जनसंख्या का इंपैक्ट पड़ेगा उसके कारण। इंटरनली प्रवासन में कोई भी इंपैक्ट नहीं करेगा। इसके दो कारक है, पुश और पुल फैक्टर। पुल यानी आकर्षक कारक, पुश यानी दबाव के कारण गए हैं। यानी कि अर्बनाइजेशन में भी क्या है, गांव से आप नगर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो कारक वही है, पुल और पुश। तो पुल और पुश का मेन एग्जैक्ट आपका माइंड क्लियर है कि नहीं, पहले मैं ये बताइए। सवाल अभी मैं उसी के ऊपर कराने वाला हूँ, उसमें आप फंसेंगे, इसीलिए मैं बार बार आपको यहाँ पे आया हूँ लेकर के। जैसे कि अगर मैं कुछ जैसे लिखूं कि जो पुश फैक्टर है, दबाव में आकर के लोग जो बाहर जा रहे हैं या फिर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, या गांव से नगर की ओर जा रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं, जैसे कि वहां पे गरीबी बहुत अधिक है, ठीक है, पॉवर्टी है, तो क्या किसी को पॉवर्टी आकर्षित करेगी? नहीं भाई, आकर्षित कोई, आप ऐसा चाहेंगे कि आप गरीब राज्य में चले जाएं या गरीब शहर जो है आप अफ्रीका में चले जाइए? ऐसा तो आप नहीं, अफ्रीका भारत में आना चाहेगा जरूर, समझ रहे हैं। तो गरीबी, ये सब क्या, ये सब एक ऐसा फैक्टर है जो दबाव है आपके ऊपर, ये दबाव आपको भेज रहा है बाहर, खिंचाव है ये आपको। इसके बाद या तो उस देश की या उस राज्य की जो उत्पादन क्षमता बहुत कम है, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी आप बोल सकते हैं,
लो प्रोडक्टिविटी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, लो प्रोडक्टिविटी मैं लिख दूं। देखिए ये मैं लिख रहा हूं, ये आपको याद नहीं करना, ये आपको समझना होगा, माइंड में कंसेप्ट क्लियर करना होगा भाई। लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, बेरोजगारी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है तो आप यहां से जा रहे हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन का काफी ज्यादा यहाँ पे हरास किया जा रहा है, क्षरण किया जा रहा है, आपदाएं बहुत अधिक है, युद्ध है, आर्थिक यानी कि अमीर गरीबी के बीच में यहाँ काफी अंतर है। ये सारे क्या हो गया, पुश फैक्टर। आकर्षक कारक में मैंने जैसे बताया क्या है कि यहाँ पे जो सैलरी है काफी हाई सैलरी मिल रहा है, रोजगार के बहुत सारे अवसर है, यहाँ पे रिसर्च करने के अच्छे ऑप्शन है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी है, यहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा है, ये आपको आकर्षण कर रहा है, जलवायु बहुत अच्छी है, यहाँ पे आर्थिक स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता है, यहाँ पे राजनीतिक बहुत ज्यादा यहाँ पे ये है अस्थिरता है। तो ये सभी चीजें अब आपको समझ में आ गई। अब आइए इसके क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे क्वेश्चन होंगे, तो आगे और भी चीजें क्लियर हो पाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेते हैं। जैसे कि देखिए बोला यहाँ पे क्या गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा प्रवासन को बढ़ावा देने वाले दबाव खिंचाव कारक है। मतलब जो माइग्रेशन हो रहा है, यानी आप एक स्थान से दूसरे स्थान, इंडिया से अमेरिका या झारखंड से यूपी या यूपी से झारखंड जा रहे हैं, उसके पीछे जो दबाव कारक है, ये आपको बता दिया कि दबाव कारक है, ठीक है ना। तो वो दबाव कारक पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। दबाव कारण मतलब कोई अच्छे कारण से तो आप जा नहीं रहोगे भाई, कोई खराब कारण से बात है। तो परिवार के करीब रहने की इच्छा है इसलिए आप जा रहे हैं भारत छोड़ के अमेरिका में, ऐसा तो नहीं हो सकता। गर्म जलवायु, भाई अच्छी बात है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो खिंचाव कारक नहीं हो सकता है भाई। नए रोजगार के अवसर में या युद्ध, तो भाई युद्ध सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या है, युद्ध। कैसे, अब इसको समझिए, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप जा रहे हैं, आपका प्रवासन माइग्रेट कर रहे हैं गांव से शहर की ओर, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा युद्ध हो रहा है। या इंडिया पाकिस्तान वाले क्या हो रहे हैं, भारत आ रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान में खुद आंतरिक इंटरनली बहुत युद्ध चल रहा है, इसलिए लोग परेशान है। ऐसा नहीं कि वहां पे रोजगार नहीं होंगे। तो ये भी ऑप्शन सही है भाई, लेकिन इन दोनों में कंपैरेटिवली युद्ध बेस्ट ऑप्शन होगा, खिंचाव ये सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। नहीं, अगर युद्ध नहीं हो रहा तो आप बहुत ज्यादा चांसेस नहीं कि अपना घर छोड़ के भाई कुछ ना कुछ रोजगार खोज खल के कम कमा करके वहां रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, युद्ध। चलिए देखिए, अब आपका मैंने कहा ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर आपको डेवलप करना होगा इन सारे इस चैप्टर के लिए खास करके, तो पूरी चीजों को सुनिए अच्छी तरीके से जितनी मैं चीजों को बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रवासन का आकर्षक कारक है। क्या चीज है जो आप माइग्रेट कर रहे हैं लेकिन वो कारक क्या है, आकर्षक कारक होना चाहिए। राजनीतिक भय, अगर अमेरिका में राजनीतिक भय है, वहां पे मतलब कि डेमोक्रेटिक नाम की चीज नहीं है, तो क्या वो आपको आकर्षित करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी भाई। प्राकृतिक आपदा वहां बहुत आ रही है तो आप क्या वहां जाना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं। धन की हानि वहां बहुत ज्यादा होती है, क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे। आकर्षित क्या कर रही होगी, तो वहां के जो रहन सहन का जो जीवन स्थल है वो आपको आकर्षित कर सकती है, तो आप जाएंगे। तो ये आकर्षित कारक यही होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब यहां पे बोला गया पुश फैक्टर है, यानी कि दबाव कारक आपको बताना है कि लोगों के प्रवास के लिए कौन सा प्राथमिक दबाव के कारण, भाई दबाव का कारण है। देखिए गंतव्य देशों में दबाव, आकर्षण, या तो आकर्षण आएगा तो यह होगा, नहीं दबाव के कारण आपको जाना। नए देश में राजनीतिक स्थिरता है तो ये तो आकर्षण का एक पॉइंट हो जाएगा। तो ये लेकिन आपको पूछा पुश फैक्टर यानी खिंचाव के कारण आप जा रहे हैं। बेहतर रोजगार का अवसर, ये भी तो आकर्षण हो जाएगा भाई, यहाँ आकर्षण कारक नहीं है, दबाव कारक पूछा है। गृह देश में प्राकृतिक आपदा है, तो आप जिस देश में रह रहे हैं वहां पे काफी ज्यादा प्राकृतिक आपदा है, तो इस कारण ये खिंचाव कारक है जो आपको माइग्रेट करवा रहा है। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या है। चलिए भाई आगे बढ़े, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रवास में कौन सा जनसंख्या के, देखिए जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता। बताइए जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता, कौन सा माइग्रेशन, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल यानी राज्य से दूसरे राज्य में चलेगा, तो जनसंख्या भारत में क्या बढ़ेगा या घटेगा, कोई भी बढ़ेगा घटेगा नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल में अगर आ जाए आपसे, एक मिनट, अगर यहाँ आपसे सवाल कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए सवाल, कि जनसंख्या के आकार को बदलेगा, तो वो एक्सटर्नल प्रवास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए तब सही हो जाएगा। तो समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। इधर हो गया, ये सारे सवाल इधर भी हम लोगों ने कर ही लिए हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए एक बार इधर, क्या कुछ चीज छूट रहा हो तो उसको भी मैं करवा दूं। ऑलमोस्ट सारी चीजें करा दी है, और एक पॉइंट ये जो आपका क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है उसको मैं यहाँ करा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपका बना हुआ था, ये पूछा गया था कि कोई भी क्षेत्र का शहरीकरण होने के पीछे जो 3 शर्त है, तो 3 स्टेटमेंट मिलेंगे कि कम से कम वहाँ पे आबादी 5000 लोगों की होनी चाहिए, जनसंख्या घनत्व कितनी होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए, और वहाँ के कितने प्रतिशत पुरुष किस कार्य में, गैर कृषि कार्य। गैर कृषि कार्य मतलब कृषि कार्य वो नहीं कर रहे होंगे 75, यानी कि
5,000 लोग का 75% कर लीजिएगा तो ऑलमोस्ट कितना आएगा भाई? 75% यानी कि मतलब 3,500 के आसपास जो पुरुष होंगे वहाँ पे। अब वो पुरुष की जो भी मान लीजिए 5,000 में 2,000 पुरुष हैं वहाँ पे, ठीक है ना, मान के चले 3,000 पुरुष हैं, तो इसका 3,000 का 75% कर लीजिएगा। 2,100 पुरुष जो होंगे वो कोई इंडस्ट्री में, कारखाना में कार्य कर रहे होंगे, कृषि कार्य नहीं कर रहे होंगे। रेस्ट जो बाकी 1,000 जो पुरुष है वो कृषि कार्य करें, तो वो क्षेत्र को शहरीकरण में क्या कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा भाई? वो शहरीकरण में बदल जाएगा उसका, ठीक है। और ये सब टारगेट आपको मैंने बता दिया है। 2011 के जनगणना के अनुसार अभी जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो शहरी जनसंख्या कितनी है भाई? 31.3 यानी कि 38.3 करोड़। ये प्रतिशत वाला याद रखना आपको। टारगेट 2030 में कितना? 40% अचीव करना, और 2047 विकसित भारत की हम लोगों ने टारगेट रखा है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये 80% नहीं है, कंफ्यूज मत करिएगा। विकसित भारत का मतलब क्या है भाई? विकसित भारत का एक कंडीशन ये है, मैं बता दे रहा हूं, कि कोई भी देश अगर विकसित देश हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां का जो कुल आबादी है उसका 50% जो लोग हैं वो गैर कृषि कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। गैर कृषि कार्य यानी क्या भाई? नन एग्रीकल्चर कार्य कर रहे होंगे, नन एग्रीकल्चर कार्य कर रहे होंगे। समझ में आया ना भाई? तो वो देश तब विकसित देश कहलाएगा। जैसे कि इंडस्ट्री में होंगे, कोई सर्विस सेक्टर में होंगे, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ों में लिप्त होंगे। बाकी अब आ जाइए, इसको 50% रहने दिया जाए, ठीक है ना भाई। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आइए, ये तो नोट्स अब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ अब इसमें मैंने सारी चीज़ों को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें कुछ चीज़ आपको पढ़ने में अब दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें बहुत आराम से सिस्टमेटिक वे में पूरा लिख दिया गया है। और यहाँ पे आप कुछ पॉइंट आपको याद कर लेना है, जैसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के लिए क्या पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह है, कितना किलोमीटर कितना होना चाहिए, लाख, 1.5 लाख, 5 लाख। जैसे कि यहाँ पे क्लास 1 प्रथम वर्ग का देखिए क्लासिफिकेशन जो टाउन का, ठीक है ना। अब शहर का क्लासिफिकेशन अभी को समझाना कुछ नहीं भाई। देखिए अकॉर्डिंग टू सेंसस इंडिया अर्बन ऑफ 6 क्लासेस, जो सेंसस 2011 का जो रहा उसमें जो शहर है उसको 6 क्लास में रखा गया है। क्लास 1 में क्या है? 1 लाख प्लस पॉपुलेशन वाले नगर क्लास 1 टाउन कहेंगे, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन कितना चाहिए? 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। पूर्वी भारत की कुल जनसंख्या का 60.45% जनसंख्या क्लास 1 टाउन में ही रहती है। मतलब जो पूर्वी भारत जो आप देख रहे हैं ना, पूर्वी भारत, उसका इतना प्रतिशत जनसंख्या क्लास 1 टाउन में ही रहती है। बहुत अधिक आबादी है, तो वहाँ पे शहरीकरण काफ़ी अच्छा खासा है। बाकी ये सब महानगर वगैरह के बारे में, नगर का कंसेप्ट, कस्बा किसको बोलते हैं, टाउन, देखिए टाउन है, फिर आपका नगर, फिर महानगर बना हुआ। और ये एंसेंट हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, और महाजनपद काल जो है द्वितीय नगरीकरण काल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और फिर जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद ही शहरीकरण का कंसेप्ट देखने को मिला आधुनिक काल में हमें। तो ये तो बातें यहाँ पे इसमें लिखी हुई है, वो आप खुद से कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमने करा दिया है, एमसीक्यू भी आपका मैंने प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन करा दिए ना भाई। तो ये चौथा का मैंने क्या बताया भाई? जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है तो वो आंतरिक आवास होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन करा दिए थे ना मैंने, और ये आपके जितने पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए यहाँ पे, इसलिए उतना परेशान नहीं लेना। अब आप अगर इस लेक्चर को देख लिए, नोट्स पढ़ लिए, तो फिर काम खत्म आपका चैप्टर। तो मिसलेनियस अब आपका सारा खत्म है। जेपीएससी जो में एक और मिसलेनियस में ह्यूमन राइट्स पढ़ना है आपको, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का मैं आपको वीडियो इस कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, मैंने पहले भी कराया था, मोर देन सफिशिएंट है भाई। नोट्स तो उसका मैंने दे ही रखा आप लोगों को, या फिर देख लूंगा अगर वीडियो होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में अभी आपको नेशनल इनकम के बारे में बताना, ठीक है। राष्ट्रीय आय, जीडीपी का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। एनएनपी का कंसेप्ट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक सवाल फिक्स है हर एग्जामिनेशन में, कोई जीपीएससी हो, बीपीएससी वगैरह, कोई भी एग्जामिनेशन में। तो 2 क्लास लगेगा इसमें, नोट्स वगैरह इसका अच्छा से देना होगा मुझे। तो देख लेते, इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह तो मैंने करा दिया एप्लीकेशन में, तो उस पर अभी वीडियो की चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि मैंने करवा रखा है एप्लीकेशन में। तो चलिए ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें ऑलमोस्ट अब हम लोग कंप्लीट के कगार में पहुंच चुके हैं। करंट अफेयर पे अब आपका 1-2 क्लास मैराथन लगाऊंगा, वो भी कंप्लीट कर दूंगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें, मेरा मकसद ये नहीं कंप्लीट करवा देना केवल, तो जो चैप्टर पे सबसे ज़्यादा वेटेज है उसको मैं इस तरह से कंप्लीट कराऊं कि आपको हर चीज़ में क्लास में ही याद कर। अब अर्बनाइजेशन आपको समझ में आया या ना आए बता दीजिए आप, अभी तक नहीं आया होगा या याद करते रहे होंगे, अब आपको याद नहीं करना, समझ गए होंगे। चाहे आपका पॉवर्टी हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, ह्यूमन राइट्स हो, आपका मिसलेनियस मतलब, या फिर आपका हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह, जो भी सोशल डेमोग्राफी वगैरह, कुछ वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाला, इसलिए मैं इन सब की बातें कर रहा हूँ। बाकी जो एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।